देखो अगले सवाल में लिखा हुआ है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष और 35 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? 30 वर्ष। अब जितने भी पद होते हैं उनकी एज लिमिट लिख लीजिए, न्यूनतम उम्र। तो ये तो हो जाएगा पद का नाम, पद का नाम, और ये हो जाएगा बेटा उनकी न्यूनतम उम्र, न्यूनतम आयु। जैसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष। ऐसी उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष। ऐसी देखो राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। ये तीनों की उम्र जो है वो 35 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। आप 30 वालों में आते हैं। 30 वाले कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की उम्र होती है बेटा 30 वर्ष। ठीक है। ऐसे ही होता है विधान परिषद। जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र होती है 30 वर्ष। तो 30 वाले दो हैं। ऐसे देखिए, इसके बाद लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर वो व्यक्ति विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है, विधानसभा का सदस्य, तो उसकी उम्र होगी 25 वर्ष। विधान सभा वाले की। अच्छा, लोकसभा के बाद अगर हम प्रधानमंत्री की उम्र देखें तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष बेटा। और राज्य में मुख्यमंत्री की उम्र देखें, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अच्छा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए पंचायत का सदस्य, पंचायत का सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उम्र कितनी होगी बेटा? जैसे गांव का प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद अध्यक्ष, इन सब की उम्र का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? अच्छा, मतदान की उम्र, मतदाता बनना है तो मतदान की आयु, मतदान की आयु कितनी होगी बेटा? 18 वर्ष। तो ये सबकी उम्र है, ये सबकी उम्र हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने की उम्र, मतदान की उम्र, पंचायत का सदस्य जैसे ग्राम प्रधान बनने की उम्र, वार्ड मेंबर बनने की उम्र, बीडीसी मेंबर की उम्र, ब्लॉक प्रमुख की उम्र, जिला पंचायत सदस्य की उम्र, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष की उम्र, ये सब। ठीक है। तो मैंने एक जगह मेंशन कर दिए हैं सब ये उम्र का। जब भी कोई क्राइटेरिया पूछेगा इसी में से आपको मिल जाएगा। उम्र का प्रावधान जितना भी पूछेगा वो सब यहीं से मिल जाएगा उम्र के बारे में। तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु
कितनी रखी गई है भैया? 30 वर्ष, है ना। तो 35-35 साल उम्र है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। राज्यसभा और विधान परिषद के मेंबर की उम्र है 30 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की है 25 साल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र है 25 साल। पंचायत के मेंबर या अध्यक्ष की उम्र है 21 साल, और मतदान की उम्र है कितनी? 18 साल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो अगला प्रश्न बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्ष 2014-15 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। अब ये 2014-15 वाला तो नहीं पूछेगा 23-24 के लिए किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, ये तो पुराने नाम है, नए नाम करंट का सवाल है तो इसे अपडेट कर लेते हैं। हेडिंग बना दो। देखिए नाम है, अब जो नाम हो गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए सबसे पहली बात, यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। यह भारत का सर्वोच्च, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहली बात। दूसरी बात भैया, इसकी वैसे शुरुआत कब से हुई थी? इसको शुरू किया गया था 1991-92 में। इसकी धनराशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितने पैसे मिलते हैं इसमें? तो अब मिलते हैं 25 लाख रुपए। अब मिलते हैं कितने? 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि पूछी जा सकती है आपसे। 25 लाख रुपए मिलते हैं खिलाड़ी को। अच्छा, इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो नया नाम हो गया है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा एक बात बताओ, सरकार ने यह नाम कब से बदला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम हो गया है, ये कब से चेंज हुआ है? तो ये चेंज हुआ है बेटा 6 अगस्त 2021 से। अच्छा, एक सवाल बनेगा आपसे, पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता पहली बार किसको मिला था? तो मिला था बेटा विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद किस खेल के खिलाड़ी थे? शतरंज के। 1991 में, 91-92 में। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आएगा कि 2023 में किसको मिला है? 2023 में विजेता कौन बने हैं इसके? 2023 में किसको दिया गया है? तो 2 खिलाड़ियों की जोड़ी को दिया गया है। एक का नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, एक का नाम है सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी व दूसरे हैं चिराग शेट्टी। उनके साथ में जोड़ीदार हैं चिराग शेट्टी। और बेटा ये दोनों किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब ये ओल्ड क्वेश्चन था, पुराना वाला, हमने ओल्ड जानकारी इधर लिख ली सब, ठीक है। राशि कितनी मिलती है, शुरू कब से हुए थे, पहले नाम क्या था, अब नाम क्या हो गया है, ठीक है। पहले विजेता कौन थे, पहली बार किसको मिला था ये, और वर्तमान में किसको मिला है। तो इस सवाल को हमने ना, चूँकि ये पुराना सवाल था, जूनियर असिस्टेंट में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, करंट में चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करंट में नहीं मालूम करेंगे तो ओल्ड में आपसे मालूम कर लेंगे। तो ये सब जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और ये मैंने आपको ये बता दी भैया। चलिए अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल में ये बोल रहे थे हमसे कि भैया आपको बताना है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर किस प्रकार की कार्य पद्धति का उदाहरण है, मतलब वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो किस किस श्रेणी में कैलकुलेटर को आप रखोगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के प्रकारों में कुछ नाम नोट कर लो, ये नाम कम से कम आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक लिखेंगे एनालॉग कंप्यूटर। बस आपको कुछ नहीं करना है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण लिखने हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो इसमें शामिल होता है स्पीडोमीटर, जो गाड़ी में लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताने वाला। ऐसी होता है, हाँ ऐसी होता है थर्मामीटर, ये इसी में आते हैं एनालॉग कैलकुलेटर कंप्यूटर में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ईटीसी कर दो, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा होता है हाँ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन से उदाहरण आएंगे, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका आएगा स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, इसी में शामिल होगा टैबलेट, इसी में शामिल होगा डिजिटल घड़ी, डिजिटल घड़ी, अकाउंटिंग मशीन, ईटीसी करते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। एक होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके कौन कौन से उदाहरण होंगे, ये सिर्फ उदाहरण आपको याद रखने हैं, कैसा काम करते हैं, ये विशेष कंप्यूटर का उद्देश्य होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में किस किस को शामिल करते हैं, ठीक है। तो जैसा आता है पेट्रोल पंप की मशीन, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसके बारे में बताया जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनता है ये भी याद रखें, कभी पूछ लेते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बराबर क्या होता है, तो एनालॉग
प्लस डिजिटल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है ना, जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है वो पेट्रोल की मात्रा और रुपए दोनों को बताती है। ठीक है, पेट्रोल की मात्रा बताती है जब आप पेट्रोल पड़वाते हैं, और उसके बाद में उसमें रुपए भी लिखे हुए आते हैं, आते नहीं आते, तो वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करती है। तो पेट्रोल पंप की मशीन, तो पेट्रोल पंप की जो मशीन है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप में होती है। इसका मतलब वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं। एनालॉग कंप्यूटर में स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है। डिजिटल कंप्यूटर में लैपटॉप, डेस्क, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, टैबलेट, डिजिटल घड़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर में पेट्रोल पंप की जो मशीन वगैरह होती है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों पर आधारित होती है, इसलिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण माना जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं हमसे, अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? बाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। देखो कोई भी ठोस है, अगर ठोस अवस्था से कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में आएगी तो गलेगी या नहीं गलेगी? तो गलेगी, तो गलने वाले तापमान को क्या कहोगे? तो गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? मेल्टिंग पॉइंट। बड़े शानदार और अच्छी चीज़ें हैं, उसको देख लेना एक बार। एक हेडिंग आपको बना के चलना है, हेडिंग का नाम हो जाएगा गलनांक। एमपी कहते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट। एक हेडिंग हो जाएगा अपना गलनांक। शॉर्टकट में कहते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। देखो, ऐसा ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है उस ताप को तो कहते हैं गलनांक, और वो क्रिया कहलाती है गलन, मेल्ट होना। जैसे मान लो ये मेरे पास में मार्कर है, अगर ये मान लो लोहे का है, जब मैं इसे गर्म करूंगा तो एक ताप ऐसा जरूर आ जाएगा जब ये पिघलना शुरू कर देगा और पिघल कर द्रव बन जाएगा। तो जिस ताप पर ये पिघला उस ताप को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा, परिभाषा ही पूछिए आपसे, तो क्या कहेंगे भैया? वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, कोई ना कोई फिक्स टेम्परेचर जरूर होगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में आता है उस ताप को गलनांक कहते हैं, उस ताप को गलनांक कहते हैं। तथा इस क्रिया को प्रोसेस जो है को गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने का मतलब है उसको गलाना है। तो कैसे गलाएंगे? किसी ठोस को गर्म करेंगे, क्या गर्म करते ही गलना शुरू हो जाएगा? पहले गर्म करेंगे, तापमान बढ़ेगा, एक ऐसा तापमान आ जाएगा जिस पे गलना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब अवस्था परिवर्तन होता तो ताप नहीं बदलता, ताप बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो इसने गलना शुरू कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब तक लो ये पूरा नहीं गलेगा तब तक लो तापमान 40 से 41 नहीं हो सकता।
तो इसलिए पूछते हैं कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ता है, ताप घटता है, ताप उतना ही रहता है, ये इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। जब भी किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, याद रखो, हाँ याद रखो, तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, गलन की क्रिया आरंभ होने पर, गलन की क्रिया आरंभ होने पर, आरंभ होने पर ताप नहीं बढ़ता है, ताप नहीं बढ़ता है। अर्थात इस बात को ऐसे कह सकते हैं, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप परिवर्तन नहीं होता है, ताप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने आलूओं को उबालना शुरू करा, तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर आलू उबलने शुरू हो जाएंगे। मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आलू उबलने शुरू हो गए हैं। जब तक लो आलू पूरी तरीके से नहीं उबलेंगे, वो तापमान उस विलयन का या उस पदार्थ का तापमान 35 ही रहेगा, और जब उबल जाएंगे तो उसके बाद तापमान बढ़ेगा। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान अपरिवर्तित रहता है। और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। एक बात बताइए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आइसक्रीम को सॉफ्ट रखने के लिए, मुलायम रखने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें नमक मिलाते हैं। और तुमने देखा होगा, पहाड़ों पर जब बर्फ़ जम जाती है तो नमक का छिड़काव करते हैं। तो नमक क्या करती है? नमक बर्फ़ को जल्दी गला देती है या गलने नहीं देती? नमक बर्फ़ को गलने नहीं देती या जल्दी गला देती है? अगर जल्दी गलाएगी तो गलनांक घटेगा। ठीक है, इसलिए याद रखो, हाँ, आइसक्रीम को मुलायम बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी गल जा, मुलायम बनाने के लिए नमक मिलाते हैं। और नमक अशुद्धि है, नमक मिलाते हैं। ये भी सवाल पूछा है कि पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं, जब बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ को हटाने के लिए क्या करते हैं? नमक का छिड़काव करते हैं। क्योंकि नमक जो बर्फ़ को जल्दी गला देती है, नमक अशुद्धि है और बर्फ़ के गलनांक को वो कम कर देगी। गलनांक कम हो जाएगा तो वो चीज़ गलनी जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, जल्दी गल जाएगी। आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को गर्म करके उबालते हैं, जैसे चने उबालते हैं, आलू उबालते हैं, अगर वो ना उबल रहे हो तो सोडा वगैरह मिलाते हैं। सोडा क्या है? अशुद्धि है, और वो गलनांक को क्या कर देता है? घटा देता है। और जब गलनांक घटेगा तो वो चीज़ जल्दी गल जाएगी। ऐसी देखो, देखिए, जो पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर फैलते हैं, या जो पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर सिकुड़ते हैं, अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर सिकुड़ता है, अर्थात यदि उसका आयतन घटता है, यदि उसका आयतन घटता है,
तो कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ता है, तब दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घटता है। तब दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घटता है। बहुत अच्छी चीज़ है, समझ लेना। पानी का उदाहरण मान लीजिए, पानी अगर बर्फ बनेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और बर्फ़ को जब आप पिघलाओगे तो उसका आयतन घटेगा। सिकुड़ती है बर्फ़ जो है क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कह रहा है कि ऐसे पदार्थ, जो पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात जिनका आयतन घटता है, उन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे उतना ही गलनांक कम होता चला जाएगा। दाब और गलनांक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए बर्फ़। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या आएगा? बर्फ़ को जब आप गर्म करोगे तो उसका पानी बनेगा, और जब उसका पानी बनेगा तो उसका आयतन घटेगा। और इसके दो उदाहरण हैं जो पेपर में आते हैं, बहुत अच्छे हैं। दो उदाहरण क्या पूछे जाते हैं बेटा, ये भी देख लो। एक तो सवाल ये आता है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना। बर्फ़ पर स्केटिंग करना, जो बर्फ़ की खेल होता है ना स्केटिंग, तो स्केटिंग वाला खिलाड़ी अपने पैरों से क्या करता है? दाब डालता है, और जब दाब डालेगा तो बर्फ़ पर स्केटिंग होती है, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। तो स्केटिंग करते करते खिलाड़ी ऐसे घूमते नहीं घूमते, या उसमें कोई स्टीयरिंग लगा हुआ है? स्टीयरिंग नहीं होता, वो गलनांक के हिसाब से घूमते हैं। जिधर दाब ज़्यादा बढ़ेगा उधर बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा, पिघल जाएगी जल्दी, वो पानी बन जाएगा, और एक तरफ रह जाएगा ठोस, तो स्केटिंग करता हुआ दाएं बाएं मुड़ जाएगा। तो बर्फ़ पर स्केटिंग करता है आदमी, किस वजह से करता है? दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। एक दूसरा होता है कि जो हिमखंड होते हैं, हिमखंड को हम ग्लेशियर कहते हैं। हिमखंड या ग्लेशियर हमेशा आधार से पिघलते हैं, हमेशा आधार से पिघलते हैं। कभी आप बर्फ़ की सिल्ली ले आओ तो बर्फ़ की सिल्ली को देखोगे, वो जो बर्फ़ की सिल्ली है वो नीचे से पिघलती है। नीचे से इसलिए पिघलती है क्योंकि पूरी बर्फ़ का वजन जो है वो ऊपर से नीचे पड़ता है। तो जैसे दाब बढ़ता है, गलनांक नीचे वाले भाग का कम हो जाता है और बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को जोड़ना, बर्फ़ के दो टुकड़ों का जुड़ना, बर्फ़ के दो टुकड़ों का जुड़ना, ये भी इसी क्रिया पर आधारित है। बर्फ़ के दो टुकड़े ले लो पहले आप, जो अलग अलग हों, फिर एक काम करो, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े को ऊपर रख दो, ऊपर से आप मोटा सा पत्थर रख दो ताकि वो दबा रहे। तो दाब बढ़ने पर गलनांक बीच का कम हो जाएगा, और बीच का गलनांक कम हो जाएगा तो बीच की बर्फ़ दोनों की पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। अब एक काम करो, वो टुकड़ा पत्थर का हटा लो, हटा लिया आपने, धीरे धीरे समय बीतेगा और जो बीच का पानी है ना वो जम जाएगा, तो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये सब इसी नियम पर आधारित है। एक चीज़ और मेंशन कर लो इस स्टेप की, जो काम की है। जो पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर, जो पदार्थ द्रव अवस्था में आने पर फैलते हैं, अर्थात जिनका आयतन बढ़ता है, जिनका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। देखो, दाब बढ़ने पर किन पदार्थों का गलनांक बढ़ेगा? जो द्रव अवस्था पर आने पर क्या होंगे? फैलेंगे, जिनका आयतन बढ़ेगा। बर्फ का आयतन बढ़ता नहीं है, बल्कि बर्फ का आयतन कम हो जाता है। एक
एक डिब्बे में पूरी बर्फ भर लो आप और उस बर्फ को पिघला लो, पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसा मोम या घी, मोम व घी, ये सब इसी में आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो उदाहरण और सवाल पूछे जाते हैं वो सब ये आते हैं। ठीक है, हिमखंड जो होता है ग्लेशियर, वो नीचे से क्यों पिघलता है? क्योंकि पूरे हिमखंड का दाब नीचे की तरफ पड़ता है और नीचे दाब ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसका गलनांक कम हो जाता है, और जब गलनांक कम हो जाएगा तो वो चीज़ जल्दी पिघल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई।